यानी स्ट्रक्चर डिस्कशन में डॉक्टर मारिया ये सब डिटेल्स नहीं पूछनी है, जब हमने पेशेंट की एग्जैक्टली रोल प्ले के exactly. साथ हाँ करना है तो फिर हमने सारी डिटेल्स पूछ कर बात करनी है उनपे। बिल्कुल। व्हेन बिकॉज एग्जामिनर ने हमसे भी तो पूछना है ना, अगर हम ये सब कुछ इंग्लिश बोलते रहे या उर्दू बोलते रहे तो टाइम निकल जाएगा। अगर एक सही हो स्ट्रक्चर गया। डिस्कशन है, ही से हाउ यू विल मैनेज दिस पेशेंट। बेसिकली मैनेजमेंट हैज डिफरेंट पार्ट्स। एक उसका सर होता है विच कंप्राइज ऑफ द 5 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, कंफर्म पेशेंट। देखो अच्छा, हमने पहले वाले लेक्चर में बात की थी कि कोई भी हमने स्टेशन सॉल्व करना है, उसकी 5 डोमेन्स होती हैं। Patient safety is the most important. Then communication with the patient and relatives, communication with the colleagues, information gathering and applied clinical knowledge. जो नए आए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। अब इस वाली टेम्पलेट में ये पेशेंट हमारे पास आ गई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस। अब ये स्ट्रक्चर डिस्कशन है। एग्जामिनर कहता है आसमा को आपने ट्रीट करना है, आप प्रोसीड करें, हाउ यू विल मैनेज। तो मैंने जेहन में बनाना है कि फर्स्ट आई विल मेक द हेड। हेड में क्या आता है, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इंट्रोडक्शन, अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन। जो आपका इंट्रोडक्शन होता है दैट इज बेसिकली कम्युनिकेशन विद द पेशेंट है। आप उसे अच्छे से अपने आप को मुतारिफ करवाते हो, इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। नंबर सेकेंड, यू हैव टू कंफर्म द पेशेंट्स डिटेल। अगेन ये सेफ्टी पॉइंट है, हो सकता है वो आसमा रिपोर्ट किसी और की हो। नंबर थर्ड, एड्रेस द कंसर्न्स। ये ना कि आप आंख बंद करके बस अपनी सुनाई जा रहे हो, अपने अगले को सुनना है। एड्रेस कंसर्न्स भी पेशेंट सेफ्टी और कम्युनिकेशन विद द पेशेंट है। फिर बैकग्राउंड नॉलेज, ये भी पेशेंट सेफ्टी में है। फिर सेट द एजेंडा। अगेन मतलब वही बात है कि दोनों आपस में मिक्स हैं, पेशेंट सेफ्टी एंड कम्युनिकेशन, बिकॉज यू विल कम्युनिकेट विद द पेशेंट एंड यू विल यूज द टूल्स जिसकी वजह से पेशेंट सेफ्टी रहे। तो यू विल सेट द एजेंडा। एकदम से आप अगर पेशेंट को एतमाद में नहीं लेते कि अभी हम कुछ देर बाद रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम आपको बेहतर तरीके से जान लें, तो तभी वो आपको हिस्ट्री देगी। वरना कहेगी हिस्ट्री छोड़े, मुझसे पूछें, मुझे रिपोर्ट्स बताएं। तो वो पेशेंट्स माइंड करते हैं। तो इसीलिए आपके जो स्टेशन पे एंग्री पेशेंट आता है, अगर आप उसे डायरेक्ट कुछ चीज स्टेप छोड़ेंगे, वो आपसे एंग्री हो जाएगा कि मैं क्यों सवाल के जवाब दूं, मैं परेशान हूं, आप रिपोर्ट तो बताएं। तो फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, मुझे कोई ना यहाँ तक रिपीट करे फर्स्ट 5 पॉइंट्स। स्ट्रक्चर डिस्कशन में कैसे बोलेंगे? अच्छा देखो, अब ये ना हमारी रिकॉर्डिंग में जा रहा है, तो रिकॉर्डिंग में हम इसको एक दफा रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि आपके पास ये हो और आसानी हो। तो इन स्ट्रक्चर डिस्कशन वी विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल introduce myself to the patient and will confirm the details available. Then I will address the concerns and will check the background knowledge and will set the agenda. Then I will do the information gathering, which consists of history, examination and investigation. तो ये हमने 6 स्टेप्स बोलने हैं स्ट्रक्चर डिस्कशन में। नाउ द 6 स्टेप्स इन रोल प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है और मैं शोबा गायनी से गुज़िश्ता 4 साल से मुंसलिक हूँ। मुझे बताया गया है कि आपका नाम आसमा है और आपकी उम्र 26 साल है और आप कुछ रिपोर्ट्स मुझसे डिस्कस करने के लिए आई हैं। क्या ये मालूमात दुरुस्त हैं? तो आपने कंफर्म कर लिया। और एजुकेशन स्टेटस इसलिए पूछ लें कि आपने जो उसको बताना है वो समझ सकती है कि नहीं, आपकी तालीम कितनी है। देन एड्रेस द कंसर्न्स। आप अपने बारे में बता सकती हैं मजीद, या अपनी तकलीफ के बारे में, या आप अपने बारे में, अपनी तकलीफ के बारे में कितना जानती हैं। देन फोर्थ, क्या आपको आपकी रिपोर्ट के बारे में किसने बताया है? अच्छा देखो आसमा, हम पहली दफा मिले हैं, मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से जान सकूं और एक मुतफिका हिकमत अमली पेश कर सकूं जो आपके लिए महफूज भी हो। और मैं आपसे फिर आपसे पूछेंगे कि अच्छा मुझे बताओ, अब आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर यहाँ पर पेशेंट नाराज हो जाए कि नहीं मैंने हिस्ट्री नहीं देनी, मुझे बताओ, रिपोर्ट बताएं, रिपोर्ट बताएं, तो आप कहेंगे कि मैं देख सकती हूँ आसमा तुम परेशान हो, यू हैव टू एक्नॉलेज द पेशेंट बिकॉज इट इज सेफ्टी। मैं देख सकती हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं पहले आपसे कुछ सवालात कर लूं? अगर वो दोबारा कहती है कि नहीं पहले रिपोर्ट बताएं,
आप कहेंगे ठीक है आसमा, जैसे आप चाहें। आप पहले उसको जो भी न्यूज होगी वो देंगे, रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, देन जल्दी जल्दी आपने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है, बिकॉज उसके मार्क्स होंगे। तो ये भी ट्रिकी एमआरसी क्वेश्चन आता है जिसमें पेशेंट एंग्री होता है, वो कहता है नहीं पहले न्यूज बताएं, आप न्यूज बनाने के चक्कर में हिस्ट्री भूल जाते हैं। तो दोनों आपने ये देखना है कि पेशेंट अगर फंसी है, जैसे अब एंग्री पेशेंट उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो नेक्स्ट टाइम वो ये पेशेंट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में तंग करे और कहे नहीं मुझे रिपोर्ट बताओ, रिपोर्ट बताओ। आप रिपोर्ट तो बता देंगे, लेकिन उसको शायद क्लॉट की फॉर्मेशन की हिस्ट्री हो, तो फिर आप उसको हेपरिन कब तक देंगे? वो तो आपकी मैनेजमेंट ही चेंज हो जाएगी। देखिए, एप्ला में आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन कब तक देते हैं? बच्चे के लिए आप टर्म तक देते हैं, लेकिन अगर मदर में हिस्ट्री ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन होगी, तब उसको आप पोस्टमार्टम भी देंगे 6 वीक्स के लिए। इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज वेरी सेफ टूल, कि आपने पेशेंट सेफ्टी देखनी है। अगर मैं पेशेंट से हिस्ट्री नहीं लूंगी, हाउ आई कैन फॉर्मुलेट माई मैनेजमेंट कि सर आई विल गिव हैपरिन एंड लोप्रिन टू दिस पेशेंट अप टिल टर्म। तो सर कहेंगे पोस्टमार्टम क्यों नहीं दोगी? तो मैं कहूंगी क्लॉट फॉर्मेशन तो उसकी हुई नहीं। तो कहेंगे तुमने पूछी थी? तो मैंने तो पूछी ही नहीं। आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को? अच्छा, ये कह रही पॉइंट रिपीट कर दें। मैं ये कह थी कि देखिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करेंगे ना, तो आप उसको मैनेज भी नहीं कर सकते। मैं अभी आप लोगों से इसका वाइवा भी लूंगी। अगर एक पेशेंट से आपने नहीं पूछा, देखिए ये बहुत मशहूर सवाल है एमआरसीयूजी का, और पूछते हैं, और हमारे भी एमसीक्यूज में आता है ये, कि अगर एक पेशेंट एप्ला के साथ है, तो उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन हम कब से कब तक देते हैं? हम उससे शुरू से यूपीटी जब पॉजिटिव आया तब से लेकर एटलीस्ट 34 वीक तक, लेकिन टर्म तक दे सकते हैं। तो इसका मतलब है थ्रू आउट हम उसे लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बच्चे के लिए, माँ के लिए नहीं, बच्चे के लिए दे रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर आप कोई पेशेंट एंटीनेटल लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन ले रही हो, तो वो इंडिकेशन है किसकी, कि वो पोस्टमार्टम भी ले। लेकिन यहाँ पर केस डिफरेंट है। अगर एंटीनेटल वो हेपरिन मदर अपने अपने लिए ले रही है, तब वो पोस्टमार्टम भी लेगी। लेकिन यहाँ पे वो बच्चे के लिए ले रही है, कि बच्चे में जो प्लेसेंटा में ब्लड क्लॉट ना हो, अम्बिलिकल कॉर्ड में कोई ब्लड क्लॉट ना हो, इसीलिए हम उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दे रहे हैं। इसलिए एग्जामिनर पूछे कि आप इसे पोस्टमार्टम देंगे कि नहीं देंगे, आप कहेंगे कि इफ पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ DVT, if patient has history of any clot formation, then I will give for the mother postpartum also. But if patient has no history, then I will give it only for the baby, which is up till term. ठीक है, कि दोबारा रिपीट हो जाएगी चीज। सो यहाँ तक हमने पूछ लिया। नेक्स्ट, क्योंकि अब हम फोकस्ड हो गए, हम बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे। हम फिर पूछेंगे अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन आपने कह रहा है कि आई विल डू इंफॉर्मेशन गैदरिंग नॉट द हिस्ट्री, बिकॉज ओनली यू डोंट हैव टू टेक हिस्ट्री, you have to take history, examination, and investigation. These three things will give you the information. Now the first point, information gathering में क्या है? Was it a consanguineous marriage? अब देखिए, अब जो नए हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको टोग आर्टिकल पढ़े ना, तो मेमोरी भी तो रखनी होती है, इतने टॉपिक्स होंगे। तो अगर आप हेडिंग वाइज चलेंगे और वो तरतीब सेंस बनाएंगे, तो आपको चीज याद रहेगी। जैसे फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर है, तो आप पूछते हैं कि वॉज इट कॉन्सेग्वस मैरिज? आप क्या मुझे प्रीवियस मिसकैरेज के बारे में बता सकती हैं? तो ये दोनों फैक्टर्स एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स में आता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे, चलिए एग्जामिनर का हम बाद में करते हैं, पहले हम देखते हैं कि अगर रोल प्लेयर को हमने किस तरह पूछना है। हम रोल प्लेयर से पूछेंगे कि आपकी क्या ये कॉन्सेग्वस मैरिज है? नंबर सेकंड, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मुझे बताया गया है कि आपके एक हमल दूसरे माह में जाया हुआ है और एक आपका बच्चा पेट में फोत हो गया था, तो क्या आप मुझे उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकती हैं? अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज था, तो उसमें एप्ला में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहली चीज, ये स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन थी या ट्रीटमेंट के साथ, इसकी क्या सिग्निफिकेंट है? हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट में अगर ये फॉर द नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी या नहीं, इसलिए एक सेफ पॉइंट है। फोकस पॉइंट क्या है? कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द फर्स्ट मिसकैरेज?
उसकी प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड बी अनएक्सप्लेन्ड एंड विद नॉर्मल मॉर्फोलॉजी। तो हम पूछेंगे कि जो बच्चा पैदा हुआ था वो ठीक था, क्योंकि ये पॉइंट जाएगा इन द फेवर ऑफ एप्ला। पैटर्न ऑफ लॉस क्या था? पैटर्न ऑफ लॉस एप्ला में तीन तरह का हो सकता है। या तो स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज विद नॉर्मल लेबर हो सकता है, या यू हैव टू टर्मिनेट बाय मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट। तो क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मसला होता है या एनाटॉमी का मसला भी हो सकता है, इसलिए यू हैव टू आस्क, आई विल एक्सप्लेन अबाउट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज, अबाउट द first miscarriage which was in the second trimester. I will ask that वो normal morphology थी या नहीं, and the pattern of loss, either the spontaneous miscarriage with normal labor pains or the spontaneous expulsion with a short labor. short labor का मतलब है कि cervical issue था, or terminated by medical or surgical management, and who did it and where. ये safety points हैं. Then अब जो second बच्चा था, क्या अभी अगर आप रोल प्लेयर है तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपका दूसरा बच्चा कितनी मुद्दत पे पैदा हुआ था, जो कि हाई बीपी और पेशाब में चर्बी की वजह से फोत हुआ था? तो क्या आपने उस हमल में रेगुलर चेकअप करवाया था? बच्चा कैसे पैदा हुआ था? नॉर्मल पैदा हुआ था या ऑपरेशन से पैदा हुआ था? इफ यू विल प्रैक्टिस दीज पॉइंट्स, तो ये 1 मिनट भी नहीं लेते इन सबको बोलने में। फिर यू विल से दैट आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है? अगर वो कहेगी कि हाँ पॉजिटिव है, फिर छोड़ दें। अगर कहती है कि नेगेटिव है, तो कहेंगे कि महंगा टीका लगा था। अगर वो कहती है मुझे नहीं पता मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, फिर आप पूछेंगे कोई महंगा, फिर भी पूछेंगे कोई महंगा टीका लगा था। देन कभी क्लॉट फॉर्मेशन तो नहीं हुई? फैमिली में किसी को खून की कोई बीमारी हो, कोई खून का लोथड़ा जमा हो, कोई बच्चे में एबनॉर्मेलिटी हो, और गाइडलाइन के मुताबिक रिकरेंट मिसकैरेज अगर फैमिली में हो तो उसके चांसेस होते हैं कि आप में भी हो। तो रिकरेंट मिसकैरेज, ये तीनों चीजें फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट हेडिंग, क्योंकि हमें पता है कि मेल फैक्टर में एज मैटर करती है। अच्छा, आपके यहाँ पर हमारे पास स्लाइड एक मिसिंग है जिसमें सी से क्या था, अ, अम, यहाँ पर जेनेटिक फैक्टर्स। अब देखिए, अब जो बच्चा जाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में रिवाज है कि आप उसको भेज देते हैं कैरियो टाइपिंग के लिए, हालांकि कैरियो टाइपिंग आप थर्ड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन का करवाएंगे। तो अगर मैं होंगी तो मैं ये सवाल ही पूछूंगी कि आपने बच्चे का जो टेस्ट करवाया था या सैंपल भेजा था। लेकिन अगर ये प्रीवियस 3 मिसकैरेज होते, तो मैं पूछती कि जो आपका जो तीसरा बच्चा जाया हुआ था, उसका आपने नमूना चेक करवाने के लिए भिजवाया था कि कुछ में मसला है या नहीं? बिकॉज लॉजिक की तब बनती है। तो आप कैरियो टाइपिंग थर्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की करवाते हैं, फर्स्ट की नहीं करवाते। इफ यू आर आस्किंग अबाउट द फर्स्ट, इसका मतलब है यू डोंट नो कि फर्स्ट की तो इंडिकेटेड ही नहीं है। देन आप इसे, फिर क्योंकि ये एप्ला का केस है, फिर आपने बहुत जल्दी, आप कोई और मसला तो नहीं है, कभी कोई अल्ट्रासाउंड करवाया हो उसमें कोई मसला हो, अब कभी पीरियड्स आपके ठीक रहते थे, कोई वजन में इजाफा या बाल तो नहीं निकले हुए ज्यादा, अच्छा सर में दर्द तो नहीं होता, सर्दी गर्मी तो नहीं लगती, और बीपी शुगर तो नहीं है, अच्छा खावन की उम्र क्या है, अच्छा और मुझे बताओ कि अब बीएमआई फिर कंट्रोवर्शियल चीज है। अगर पेशेंट एजुकेटेड है, यू विल आस्क कि आपका बीएमआई क्या है। अगर पेशेंट एजुकेटेड नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में तो आप बता देंगे सर आई विल आस्क द बीएमआई ऑफ द पेशेंट, बट अगर पेशेंट आपको लग रही शक्ल से कोई बीएमआई नहीं पता होगा, तो आप उसे फिर बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो लाइफस्टाइल में बीएमआई, स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, ये सारे रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, तो यू विल आस्क। और फिर आप पूछेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अभी तक क्या ट्रीटमेंट और क्या इन्वेस्टिगेशन करवाई है। देन यू विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ टेम्पलेट। कोई सर्जिकल हिस्ट्री, अच्छा मुझे बताएं कि शीशे वाला टेस्ट करवाया था, कभी गंदा पानी तो नहीं पड़ता, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन आप इस्तेमाल करती थी, किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, कोई दवाई इस्तेमाल तो नहीं करती, घर में स्पोर्ट कैसी है। अगेन स्पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ इट इज अनएक्सप्लेन मिसकैरेज, तो उसका मेन मैनेजमेंट ही स्पोर्टिव केयर है। तो ये इसका हिस्ट्री का मेन चीज है। देन यू हैव टू आस्क, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? अच्छा बताइए, यहाँ तक समझ लगी? सो हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग का फर्स्ट स्टेप किया है, विच इज द which consists of history taking only.
कौन इसको रिपीट करेगा फौरन से, इंफॉर्मेशन गैदरिंग को विद द रोल प्लेयर? अच्छा मुझे बताओ, आप समझ इस चीज का फर्क महसूस हो गया कि ये कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि रोल प्लेयर को क्या बोलना है और वैसे आपने क्या बोलना है स्ट्रक्चर डिस्कशन में? डॉक्टर मारिया, स्ट्रक्चर डिस्कशन में भी इसको इसी तरह ही लेके हम बोलेंगे, एग्जामिनर को कहेंगे कि मैम ये मैं आई विल आस्क दिस क्वेश्चन, दिस द पर्सनल हिस्ट्री, द सोशो इकोनॉमिक एग्जैक्टली हिस्ट्री, इस तरह करके? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने अच्छा। इसको बताना है ना कि लेकिन यही बात है, वो चिढ़ इस बात से खाते हैं अगर कोई आप एक्स्ट्रा लाइन बोल दें, मतलब आप कोई फजूल की लाइन बोल दें, वो कहेंगे ये क्यों पूछ रही हो, सही। मतलब वो ठीक चीज हो जो रेलिवेंट हो। अब देखो अगर यही ठीक। वाला मेरे पास आ जाए स्ट्रक्चर डिस्कशन में, तो अभी ये 1 2 3 4 4 स्लाइड्स है हमारे पास, तो स्ट्रक्चर डिस्कशन में देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब टाइम नोट करिएगा यहाँ से। अगर मुझे एग्जामिनर कहता है कि प्रोसीड, देन आई विल से सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई विल कंफर्म द डिटेल्स अवेलेबल एंड विल एड्रेस द कंसर्न्स, विल चेक द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द पेशेंट एंड विल सेट द एजेंडा, देन आई विल डू द इंफॉर्मेशन गैदरिंग कंसिस्ट ऑफ हिस्ट्री, examination and investigation. First, I will ask about the epidemiological factors. Was a consanguineous marriage? We'll ask about the previous miscarriages. I will ask about either it was a, अब क्योंकि आप स्ट्रक्चर डिस्कशन में हो गया तो आप बिल्कुल फोकस हो जाए। आई विल आस्क अबाउट द conception, either the spontaneous or with the treatment. We'll ask about the first miscarriage, which was in the second trimester. Either I will ask about the pattern of loss, either the spontaneous miscarriage with normal labor pain or spontaneous expulsion with short labor, or terminated by medical or surgical treatment, and who did it and where. Then I will ask about the preterm birth, the gestation of preterm birth, the cause, any regular antenatal visits, and the mode of birth. Then I will ask about NTD was given. If blood group is negative, I will ask about the history of DVT or VT, and if any family history of VT, anomalous baby, recurrent miscarriage, and thrombophilia. Then I will ask about any endocrine dysfunction. Bus. I will ask about the age of the partner because age of the partner is non-modifiable risk factor, but yes, it affects. Then I will ask about the personal history, the lifestyle, BMI, smoking, alcohol, and caffeine intake. And will complete the and will tell the ask about the treatment and investigations done up till now, and will complete rest of the template. Any history, any surgical history of concern, any vaginal discharge, allergy or drug history, and how is the sport at home. ठीक है? समझ लगी यहाँ तक? काइंडली अगर आप लोगों को समझ नहीं आ तो यू कैन से, बिकॉज इट्स द फर्स्ट थिंग, इफ यू विल नो हाउ टू से तो आपके लिए सारे स्टेशन आसान हो जाएंगे, सारे इसी पैटर्न पे हैं। ठीक है, मैं बार बार इसी को इसलिए रिपीट करूँ ताकि आप लोगों के लिए ना आसानी हो जाए। और अभी यही मुझे वो कहे कि ये रोल प्लेयर है, देखिए मतलब सॉरी टू से दैट कि आप देखिए शाजिया खट्टर बहुत अच्छी किताब है, लेकिन जाहिर है वो ओल्ड हो गई है ना, अब ये रिकन मिसकैर नया आया है, तो अब मैं जो मैटर ही करेगा कि अब आपने ये क्वेश्चन पूछने हैं और आपने इन्हीं का आंसर देना है, आपने पुराने कोई क्वेश्चन नहीं पूछने। तो अगेन अगर ये उर्दू मुझे कहता है रोल प्लेयर है, तो अगेन वही कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया है, मैं शोबा गायनी से गुज़िश्ता 4 साल से मुंसलिक हूँ। मुझे बताया गया कि आपका नाम आसमा है, उम्र 26 साल है और आप कोई रिपोर्ट डिस्कस करना चाहती हैं। आप अपने बारे में मजीद मुझे बता सकती हैं, क्या रिपोर्ट के बारे में किसी ने आपको कभी बताया है? देखो आसमा, हम पहली दफ़ा मिले हैं, मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी ताकि आपको बेहतर तरीके से जान सकूं और एक ऐसी और मुतफ़क़े हकमत अमली पेश कर सकूं जो आपके लिए महफूज भी हो। फिर तो मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ, कहेगी ठीक है, कि आपकी कज़न मैरिज थी, माजरत के साथ आप मुझे बता सकती हैं अपने 2 प्रेगनेंसी लॉसेस के बारे में। अच्छा, जो पहला बच्चा था वो किस माह में जाया हुआ था? बच्चा देखने में ठीक था, कैसे जाया हुआ था? पहले खून पड़ा था, दर्दें आई थी, या एकदम से दर्दों से बच्चा पैदा हो गया था? या फिर अगर वो पेशेंट बताएगी कि हाँ एकदम से हुआ था, जब आप कहते हैं ना आप अपने बता सकती हैं, तो वैसे वो पूरी बातें खुद ही बता देगी कि वो दर्दें आई थी, बच्चा एक पैदा हो गया था टाइम लेके, या कहेगी मेरी डीएनसी हुई थी, तो वो आपको खुद ही बता देगी। तो अच्छा, दूसरा बच्चा किस माह पे हुआ था?
कि और आपने तब प्रॉपर चेकअप करवाया था, ऑपरेशन हुआ था या नॉर्मल हुआ था, महंगा टीका लगवाया था, खानदान में कोई मसला तो नहीं है, और खानदान में कभी किसी के बच्चे ज़ाया तो नहीं हुए। फिर पूछेंगी कोई और मसला तो नहीं है, जैसे चेहरे पे दाने, बाल, वजन में इजाफा, सर में दर्द, सर्दी गर्मी लगती हो, बीपी, शुगर, खामन की एज क्या है, अच्छा आपका अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बता सकती हैं, वॉक एक्सरसाइज वगैरह करती हैं, बीएमआई पता है, अच्छा आप स्मोकिंग तो नहीं करती माजरत के साथ, अल्कोहल का इस्तेमाल तो नहीं करती, दिन में कितने चाय के कप इस्तेमाल करती हैं आप या कॉफी के। और फिर आप पूछे कोई भी कोई सर्जरी हुई हुई हो, कभी वेजाइनल डिस्चार्ज कोई हो रहा हो, या कभी इलाज करवाया हो, कोई एलर्जी की हिस्ट्री, कोई मेडिसिन लेती हो। अच्छा मुझे बताएं कि हाउ इज स्पोर्ट एट होम, घर में सब ठीक है आपके साथ। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज कि देखिए आपके 2 बच्चे जाया हुए हैं, मैं समझ सकती हूँ ये बहुत तकलीफ दे चीज है, और अगर इसकी वजह से आपका डेली डे टू डे एक्टिविटीज में दिल नहीं लग रहा, तो आप मुझे बता सकती हैं ताकि मैं आपकी अपॉइंटमेंट एक साइकोलॉजिस्ट से करवा लूं, जो आपको हेल्प करेगा कि आपने जिंदगी को कैसे कूप करना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज इन द मैनेजमेंट दिस विल हेल्प यू। नाउ कमिंग टू द करंट प्रेगनेंसी, टू द रोल प्लेयर यू विल आस्क एसपी बट एक निमोनिक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। अब कल जब मैंने टास्क किया था तो सबने बहुत पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन जो मेन पॉइंट थे वो क्या थे कि वॉज इट अ प्लान प्रेगनेंसी, वाई, बिकॉज इट शुड बी अ प्लान प्रेगनेंसी, बिकॉज जब यूपीटी पॉजिटिव आता है तब 7 हफ्ते हो जाते हैं, मतलब जब यूपीटी पॉजिटिव आता है, स्कैन होता है, तब तक 6-7 हफ्ते हो चुके होते हैं। तो इसमें तो हमने अर्ली देना होता है एस्पिरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, इसीलिए एग्जामिनर को हमने बताना है कि प्लान प्रेगनेंसी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकंड, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, अगेन कि आपने प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करवाई थी, अगेन डॉक्टर ही कहेगा कि आपने हेपरिन और एस्पिरिन लेनी है। फिर आपने पूछना है एलएमपी रेगुलर, ये सेफ्टी पॉइंट है। और एसपी में होता है स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन और बाय ट्रीटमेंट, तो प्लान और स्पॉन्टेनियस। हाउ प्रेगनेंसी कंफर्म्ड एंड were you advised about the folic acid, aspirin, and low molecular weight heparin, and advised about the healthy lifestyle? Do you want to add something? ठीक है, तो ये हमारी हिस्ट्री कंप्लीट होगी है। अच्छा एसपी बर्ड से क्या होता है कि देखो असल में जब आप एग्जाम बैठे होते हैं ना तो एकदम से टेंशन होती है कि हम अब क्या बोलें, क्या ना बोलें। तो अगर स्ट्रेस में, क्योंकि आपने बिल्कुल म्यूट नहीं होना, तो एसपी हो जाएगा अच्छा ये आपकी प्रेगनेंसी स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हुई थी, प्लान्ड आप चाह रहे थे ये, बी फॉर आपने बुकिंग करवाई थी, ये ना बट बी एटी, तो अच्छा बुकिंग करवाई थी। और फिर आपने पूछना है कि असेसमेंट, आपके सारे टेस्ट हुए थे, और टी से ट्रीटमेंट ली थी आपने, फोलिक एसिड ली थी, और टी से ही अगर आपने किसी हिस्ट्री में टॉर्च पूछना हो तो। बट ऐसा नहीं कि हमेशा आपने टॉर्च का पूछना है, बिकॉज एग्जामिनर इसी बात से माइंड करते हैं कि जहाँ टॉर्च इंपॉर्टेंट है वहां टॉर्च पूछें। लेकिन ये छोटा सा एक निमोनिक है जिससे आपको याद रहेगा कि वॉज इट इज अ स्पॉन्टेनियस और प्लान प्रेगनेंसी, आपने बुकिंग करवाई थी, टेस्ट आपके हुए थे। लेकिन यहाँ पर तो क्योंकि पेशेंट टेस्ट के साथ आई है, तो हमने हर चीज को मॉडिफाई करना है, ये क्वेश्चंस पूछ के मेन चीज लाइफस्टाइल के बारे में एडवाइस किया गया था, बिकॉज लाइफस्टाइल मैटर्स हियर। लाइफस्टाइल वाई मैटर्स? फॉर द पेशेंट सेफ्टी, ताकि उसमें डीवीटी और उसमें क्लॉट फॉर्मेशन ना हो, एंड फॉर द बेबी एज वेल। देन वी विल एडवाइस द फोलिक एसिड, एस्प्रीन एंड लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। वी हैव टू आस्क कि उसको बताया गया था कि नहीं बताया गया था। और लास्ट में डू यू वांट टू ऐड समथिंग? ठीक है, हाँ पूछेंगे, हमने वो हिस्ट्री गैदरिंग में कर ली ना। मतलब पहले आप लोगों ने जो एक टास्क सबमिट करवाया था उसमें प्रेजेंट प्रेगनेंसी पहले पूछी हुई थी, और ये पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री आपने बाद में पूछी हुई थी। लेकिन ऐसा मेडिकल डिसऑर्डर जो कि बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री रखता हो, या वो मेडिकल डिजीज कॉज कर सके, जैसे ये क्लॉट फॉर्मेशन कॉज कर सकता है इन द मदर, ऐसे केसेस में यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट, मतलब प्रीवियस से स्टार्ट करना है। और देखें जिसने भी टॉक आर्टिकल ये पढ़ा है दे नो कि यही हेडिंग्स हैं, तो उसे क्यों जिंदगी में ना भूले, ना ही स्ट्रक्चर डिस्कशन में, ना ही रोल प्लेयर में। तो बेहतर नहीं है, क्योंकि मेमोरी तो आपने रखनी है। व्हाट क्वेश्चंस यू विल आस्क, इतने टॉपिक्स हैं, कैसे वो आप मेमोरी रखेंगे, वहां तो आप ब्लैंक हो जाएंगे। तो एक तो हेडिंग वाइज याद रखें, सेकेंडली या पहले पूछेंगे, ये मैंने पहले पूछा
तो तभी तो मैंने पूछा कि आपकी ये प्रेगनेंसी प्लान थी आपको, क्योंकि मुझे पता चल गया कि पहले इतने मसले हुए थे। तो क्या आपकी काउंसलिंग, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग आपने करवाई थी? क्या किसी ने आपको एडवाइस किया था कि प्रेगनेंसी हो तो फोलिक एसिड, एस्पिरिन और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन लेना है? हाउ आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन अगर मैं स्टार्ट यहीं से करूं और मैं बाद में जानूं कि इसको तो पास्ट ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री इतनी बुरी है। इसीलिए करंट प्रेगनेंसी आप लास्ट में ले आएंगे। समय लगी इस चीज की। हम जब मेडिकल डिसऑर्डर करेंगे ना, उसमें भी हर टेम्पलेट ऐसी स्टार्ट होती है, पहले उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, देन कमिंग टू द प्रेजेंट हिस्ट्री, एंड इट मेक सेंस। अगर मैं डायबिटीज का पहले पूछूंगी कि फैमिली में किसी को शुगर तो नहीं है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में आपका पहला बच्चा मैक्रोसोमिक तो नहीं था, आईयू2 तो नहीं था, तभी मैं पूछूंगी ना कि प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करवाई थी आपने, ओजीडी बुकिंग पे करवाया था, तभी मैं ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ अगर मुझे पहले पता होगा तो। ठीक है, तो इट मेक सेंस आल्सो। नाउ आई विल एग्जामिन द पेशेंट विद कंसेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अ शेप्रॉन। इसमें आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे टू रूल आउट द कोमॉर्बिडिटीज लाइक हाइपरटेंशन। यू विल कैलकुलेट द बीएमआई, एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज एंड द रूटीन एग्जामिनेशन। देन अच्छा देखिए, अब हमने इसको रिपोर्ट डिस्कस करनी है। अब ब्रेकिंग द बैड न्यूज इट डजंट ऑलवेज मीन कि भाई कैंसर है तो हम ब्रेकिंग द बैड न्यूज करेंगे। जब भी हमने कोई भी चीज डिस्कस करनी है विच इज नॉट वेरी गुड, तो हम उसको इसी सेट पैटर्न में लेकर आएंगे कि हम उसको वार्निंग देंगे, फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग। इसका मतलब है आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको बताना है, एकदम से न्यूज नहीं देनी। फिर किस तरह से आप कहेंगे सेट द सीन। सेट द सीन में पहली लाइन आप ये बोले कि आपने पेशेंट सेफ्टी देखनी है कि मैंने आपकी रिपोर्ट पर नाम और उम्र और एमआर नंबर चेक कर लिया है, ये रिपोर्ट्स आपकी ही हैं। तो पहला जब आप लाइन बोलेंगे आपको इसका नंबर मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ पेशेंट सेफ्टी। अब क्योंकि वो एमआरसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट इस ये लाइन नहीं बोलता, कोई भी रिपोर्ट अगर वो ये नहीं बोलता कि मैंने ये चेक कर लिया है ब्रेकिंग द बैड न्यूज से पहले या ब्रेकिंग द न्यूज से पहले, बैड ना ही कहें उसे, ये नहीं बोलता तो नंबर कटेंगे। नंबर सेकंड थिंग यू हैव टू से एक्नॉलेज इट कि पेशेंट नीड सपोर्ट। तो आई कैन सी, मैं आपको देख सकती हूँ कि आप अकेली हैं और मैंने आपसे बहुत सी मालूमात डिस्कस करनी है। तो क्या आप किसी को बुलाना चाहती हैं? इफ पेशेंट से नहीं नहीं आप बताएं तो यू कैन प्रोसीड। इफ पेशेंट से कि ऑफ कोर्स ही विल से कि नहीं आप बताएं, तो देन फर्स्ट वार्निंग, फर्स्ट वार्निंग का मतलब है कि सॉरी द न्यूज आई हैव मे बी डिस्टर्बिंग फॉर यू। फिर सेकंड वार्निंग, क्यों आप, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो ये जो बीमारी है ये इसके लिए भी मसला कर सकती है, इसके बच्चे के लिए भी। तो आई हैव सम कंसर्निंग न्यूज। वो किसके लिए कंसर्निंग है? पेशेंट के लिए भी और बेबी के लिए भी। अब देखिए ओवेरियन कैंसर होगा तो आई हैव सम कंसर्निंग न्यूज अबाउट योर हेल्थ। अगर वो डाउन सिंड्रोम है, आई हैव सम कंसर्निंग न्यूज अबाउट योर बेबी। बट एप्ला हैज टू components. I have some concerning news about you and your pregnancy. Now you will break the bad news. किस तरह से? उसका पहले आप देखते हैं कोई पॉजिटिव पहलू नजर तो नहीं आ रहा, उसको एड्रेस करेंगे। देन टूवर्ड्स द नेगेटिव, जिस तरह से हमारी रिपोर्ट में क्या था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में लिखा गया है कि आपका बच्चा नॉर्मल है, वो एक लड़की है, जेनेटिक टेस्ट नॉर्मल है, बच्चे जाया होने की डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, जिसमें बच्चे के जेनेटिक भी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन आपके बच्चे में जेनेटिक कोई मसला नहीं है। हाँ लेकिन प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जो माँ से बच्चे को खून खुराक देता है, तो वहां पर एक खून का लोथड़ा जमा हुआ है जिसकी वजह से बच्चे में खुराक नहीं गई, और जो अवल है वो वक्त से पहले यूट्रस से बच्चेदानी से अलग हो गई है और आपके बच्चे के मरने की वजह बनी है। जबकि ये बच्चेदानी से अलग डिलीवरी के बाद होनी चाहिए थी। क्या आप मुझे सुन रही हैं? मुझे माजरत के साथ ये न्यूज आपसे शेयर करनी पड़ रही है। अब क्या वजह, वो कहेंगे कि क्या वजह है ये क्लॉट्स क्यों बने हैं? डॉक्टर नसरीन ऐड नहीं हो रही। अच्छा, तो पेशेंट पूछेगी क्या वजह है कि ये क्लॉट क्यों बन रहे हैं मेरे अंदर? तो आप कहेंगे कि हमने आपके ब्लड टेस्ट करवाए हैं देखने के लिए कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की क्या वजह है, और कुछ टेस्ट करवाए कि इन्फेक्शन तो नहीं है।
तो इन्फेक्शन तो नहीं आया, मतलब आपने पहले सब कुछ ऊपर बता दिया, क्योंकि फिर आपने मेन मुद्दे पे आना है कि देखो कि आपके खून के अंदर कुछ मार्कर्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे टिश्यूज या खुलियात हैं, मार्कर्स हैं जो कि ब्लड के जमने में मदद करते हैं। वो अब हाउ यू विल डिस्क्राइब दिस के इस बीमारी में हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम कुछ मार्कर्स बनाता है जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं। इसका असल मकसद फॉरेन बॉडी या इन्फेक्शन को अटैक करना है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि मिस्टेक से वो एंटीबॉडीज हमारे हेल्दी टिश्यू पर ही एक्ट कर देते हैं या हमारे हेल्दी टिश्यू पर ही हमला करते हैं, जिसकी वजह से जगह जगह पर क्लॉट बनते हैं। अगर वो स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन है तो एग्जामिनर आपसे पूछता है तो तब क्या बोलेंगे? आप कहेंगे कि सर, इन दिस डिजीज द एंटीबॉडीज फॉर्म abnormal antibodies and they target the proteins which are attached to the fat molecules which are present in the inner lining of the blood vessels। तो ये हमारे पास इनर वेसल और द ब्लड वेसल्स पे एंटी फॉस्फोलिपिड है, तो ये फैट मॉलिक्यूल पर अटैच होगा। जब अटैच होगा तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एग्रीवेट कर देगा, एक्टिवेट करेगा, तो प्लेटलेट्स और तमाम सेल्स को बुलाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी। सो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। सो इन दिस डिजीज abnormal antibodies target proteins which are attached to the fat molecules called the phospholipids. Once it will attach to the phospholipid, complement system will activate, other blood cells will come and will form a clot. This clot can come anywhere in the body. It can go into the lungs, brain, and it can go to the baby. Like in your case, it went into the baby and the placenta detached and blood supply to the baby जो थी वो खत्म हो गई। तो this is the reason. So why this happened? Not known cause, मतलब अभी तक हमें इसकी वजह नहीं पता, लेकिन इसमें देखने में आया है कि एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, और एक तो हमें इसकी वजह नहीं पता that why immune system produce abnormal antibodies. Number second, it is a complex disease कि हमें, और अच्छा, how we will diagnose the anti-phospholipid syndrome? Number one, या तो पेशेंट की कोई सिम्टम हो, वो डीवीटी का सिम्टम दे, या फिर पेशेंट की बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री हो। जैसे इसमें दो, या तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो, अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज है तो वो नॉर्मल मॉर्फोलॉजी का हो, या प्री टर्म बर्थ हो ड्यू टू द प्लेसेंटल कॉज। तो एक क्लिनिकल साइन हमारे पास आ गया, किसी भी सूरत में एक क्लिनिकल साइन हो और लेबोरेटरी टेस्ट पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे कि हम डायग्नोज करेंगे। तो इस पेशेंट की आपने पूछना है हिस्ट्री में कि आपका जो खून का टेस्ट हुआ था, ये जो एप्ला रिपोर्ट है, ये 2 दफा हुआ था या 1 दफा हुआ था? क्योंकि अब ये प्रेग्नेंट हो गई है तो ऑफ कोर्स दे विल से कि ये 2 दफा हुआ था। तो क्योंकि अगर ये आसमा प्रेग्नेंट ना होती और ये बिफोर द प्रेगनेंसी आती तो फिर फिर उसमें एमआरसीजी वाले क्या करते हैं, रिपोर्ट 1 दफा करवाते हैं। अगर आप ये नहीं पूछेंगे कि ये टेस्ट आपने 2 दफा करवाए थे, कब करवाया था, 2 दफा करवाया था कि नहीं करवाया था, तो तब आपने सेफ्टी पॉइंट को ख्याल नहीं रखा, और बाद में एग्जामिनर कहेगा उसने तो टेस्ट 1 दफा करवाया है तो क्या उसको एप्ला हो गया है? तो इसीलिए आपने ये लाजिम पूछना है कि ये 2 दफा हो 12 वीक्स अपार्ट, और एटलीस्ट 6 वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। नाउ नाउ अब वो 6 वीक प्रेग्नेंट है, मेन चीज पर हम आएंगे। As you are 6 week pregnant, so this pregnancy is a high risk pregnancy because this disease can cause the basket of complications in you and in your baby. In mother it can cause placental abruption, venous thrombo। अच्छा देखो, ये जो चार्ट है ना, कोई भी एग्जामिनर आपसे कहे आपने किसी भी चीज को लेकर चलना है, सर एप्ला आ गया, तो हाउ विल से, आई विल एक्सप्लेन दैट द इफेक्ट ऑफ एप्ला ऑन मदर एंड fetus. It is a disease that can cause the basket of complications in mother. In mother it can cause placental abruption, venous thromboembolism, preeclampsia, increased maternal mortality. In fetus, it can cause miscarriage, second trimester miscarriage, preterm birth, IUGR, and stillbirth. So, the management is very important because
If we will not manage this patient, 90% of untreated antiphospholipid syndrome, these complications can occur in 90% of untreated antiphospholipid syndrome, and only 1 in 10 can have successful pregnancy. So treatment is very important for you. आपने emphasize करना है, because if you will get the treatment, then with the treatment 70 to 80% would be able to have a live baby. ये जो basically हम low molecular weight heparin और एस्पिरिन दे रहे होते हैं, इसके दो फायदे होते हैं. वन, इट इंक्रीज द लाइव बर्थ रेट. नंबर सेकंड, इट इंक्रीज द बर्थ वेट. ये टोग आर्टिकल के मुताबिक है. सो so how you will manage the pregnancy? You will be provided with a journal care, lifestyle modification, healthy weight gain, no smoking, no alcohol, and reduced caffeine intake. And specific care include the MDT consultant-led unit. We will prescribe you or offer you Loprin and low molecular weight heparin. Your BP and protein in the urine will be checked regularly, and serial growth scan of the baby will be offered. देखो, कोई हमने एक्स्ट्रा जुमला नहीं बोला. Only focused. In intrapartum care, your delivery will be in consultant-led unit, and पाकिस्तान में आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल बोलते हैं. एंड माई एम, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज, आप देखो आप हेपरिन दे रहे हैं. अभी एग्जामिनर ने पूछा कि हेपरिन कब तक देनी है. जब वो पूछे तो आप बता दे, तो आप अपने आप को इजी इजी रखें. आप कहें कि इंट्रापार्टम केयर में माई एम इज फॉर वेजिनल डिलीवरी एट टर्म इफ नो ऑब्स्ट्रेटिक कॉम्प्लिकेशन अकर्स. कोई भी डिजीज हो, कोई भी डिजीज हो, ये सिंपल सा लाइन है. 10 मिनट्स हैं. अगर हम कहेंगे हम हेपरिन तब तक देंगे, फिर हम हेपरिन बाद में देंगे, तो हेपरिन में हम घुस जाएंगे. हमने एप्ला को मैनेज करना है. हेपरिन हमने दे दी बस. इंट्रापार्टम क्या इंपॉर्टेंट है, मोड क्या है, मोड इज इंपॉर्टेंट. हेपरिन इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमने दे दी बस खत्म. हेपरिन का स्टेशन नहीं है ये. My aim is for vaginal delivery in consultant-led unit at term if there is no obstetric complication, and I will keep the patient well hydrated, and labor care guide will be monitored या maintained. और लेबर केयर गाइड सबने सही पढ़ के जाना है. जैसे आप ये वर्ड बोलते हैं तो मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स, अच्छा लेबर केयर गाइड क्या होती है, तो ये ना कि वो आप मुंह से लफ्ज निकाल दें जिसका पता ही ना हो. और ये बहुत अच्छी अच्छी बात है. अगर आपसे वो पूछते तो आपको आता हो तो नंबर मिल जाएंगे. तो मेरी कुछ फ्रेंड्स का तो ऐसा हुआ है, उन्होंने ये बोला तो उन्होंने कहा लेबर केयर गाइड क्या है. नाउ इन पोस्टपार्टम केयर you will be advised early mobilization, TED stalking, breastfeeding will be advised, and you will get advice about the contraception, but COCP has to be avoided. तो ये हमने इसको यहाँ तक बताया है. अब हमने क्लोजिंग कैसे करनी है. देखो कितना कंसाइज सा है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, टू द पॉइंट है. टोग आर्टिकल से है और GTG गाइडलाइन से है. देन हम इसकी क्लोजिंग कैसे करेंगे. I will give you patient information leaflets about what we have discussed today. आज हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया है, तो मैं आपको किताबचा दूंगी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है जो आज हमने डिस्कस किया है. आप घर जाएं, जाके पढ़ें. और मैं आपको ऑफर कर रही हूँ मेडिसिन, आपने बाकायदगी से टाइम से लेनी है ताकि कोई मसला ना हो. और आई विल गिव यू अनदर अपॉइंटमेंट विद कंसल्टेंट फॉर नेक्स्ट विजिट. आप अपने पार्टनर के साथ आकर बात कर सकती हैं. कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, सी यू. ठीक है. बताओ बच्चों. इसमें में वैसे पहले कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया किसी ने, डॉक्टर मारिया. एब्सोल्युटली मतलब कितना सुपर. वो बहुत कंसाइज है ना, मतलब कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बहुत पूछनी बहुत थी. एक्स्ट्रा बात भी नहीं, और किस तरह बोलना है ये तो कोई बताता ही नहीं हमें कि बोलना क्या है और कैसे बोलना है. ये हम्म, तो अभी तक पता ही नहीं था हमें. मैं ऐसा करूंगी, क्योंकि वही वाली बात है, ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है, कि एक दफा रोल प्ले और एक दफा स्ट्रक्चर डिस्कशन दोनों बन के आप लोगों को मैं छोटी छोटी वीडियो सेंड कर दूंगी. ठीक है. इस तरह से वो छोटी भी होगी और समझ भी आ जाएगी. अच्छा चलो, अब सारे एक्टिव हो जाओ, मैं कुछ पूछती बातें. ये स्केच आप लोगों के सामने है.
अच्छा देखो, अगर यही पेशेंट इसका BMI 31 हो तो मैनेजमेंट में क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी? क्विक क्विक एवरीवन। फिर आप लोग कहते हैं आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया ना, मतलब सेम थिंग बट एनी वर्ड दे कैन चेंज। इफ द पेशेंट्स BMI इज, डॉक्टर सदा सुबैर ने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, कोई बता सकता है कि अगर हम यही मेंशन कर दें कि पेशेंट्स BMI इज 30 या 31, तो एक चीज मैनेजमेंट में क्या चेंज हो जाएगी? She will be on the risk, increased risk of DVT and increased risk of during the pregnancy, GDM, hypertension, and also fetal effects is there. And one thing, we will give high dose of folic acid. Yes, high dose of folic acid in the starting, and then OGTT at Exactly right. booking, हाँ or screening for the hypertension, and DVT assessment at booking, and then subsequently. हाँ, तो मेन चीज क्या हो गया? स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉलिक एसिड, देन OGTT जो गाइडलाइन में इसका लिखा हुआ है, और नंबर थर्ड है कि आप उसको डिप्रेशन के लिए स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि ये पेशेंट जो है हाइयर चांसेस होते हैं कि वो डिप्रेशन में चली जाती है, तो आप एंटीनेटली स्क्रीनिंग करते हैं, एंड देन पोस्टमार्टम। ठीक है। अगर वो 30 से ऊपर है ना, तो 35 से नीचे, तो तीन चीजें होंगी। अगर वो 35 to 40 पे जाएगी, तब हम उसको प्री एक्लेम्सिया के लिए देखेंगे, वो फिर उस रिस्क में आ जाएगी। अगर वो 40 और उससे ऊपर है, फिर प्रेशर सोर्स के लिए और एनेस्थीसिया असेसमेंट के लिए देखेंगे। ईच वर्ड, जैसे हम एक वर्ड चेंज करते हैं वैसे ही मैनेजमेंट चेंज होती है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि यही पेशेंट आपके पास आ जाती है विद स्पॉटिंग, एप्ला पेशेंट विद स्पॉटिंग, क्या मैनेजमेंट में चेंज करेंगी? ये जो मैंने एंटी नेटल केयर लिखा हुआ है, उसमें घबराना नहीं कहेला इसको, तो स्पॉटिंग होगी, ये मिसकैरेज तो नहीं हो गया, और क्या है कि कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट है। गुड। Then PTINR करेंगे इसको, मतलब ये थ्रेटेड या मिसकैरेज हो गया ना? थ्रेटेड मिसकैरेज हो गया। हम्म तो थ्रेटेड मिसकैरेज में गाइडलाइन के मुताबिक हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। वो तो उसमें नहीं देंगे, अनएक्सप्लेन्ड में। अनएक्सप्लेन्ड हो, या फिर प्रीवियस कोई मिसकैरेज हो, हिस्ट्री हो, तो हम उसमें प्रोजेस्टेरॉन देंगे। up to 16 weeks 400 mg BD हाँ, micronized. हम्म ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो हमने केस पढ़ा है, व्हाट इज द डायग्नोसिस? इसको हम रिकरेंट मिसकैरेज कह सकते हैं, या बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री कह सकते हैं, या एप्ला कह सकते हैं? रिकरेंट मिसकैरेज तो नहीं कहेंगे इसको, हम एप्ला बोल सकते हैं, मतलब एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। क्योंकि रिकरेंट मिसकैरेज के लिए तो 3 मिसकैरेजेस होने चाहिए, इसके तो सिर्फ एक ही मिसकैरेज है। और एंटी फॉस्फोलिपिड में जो उसकी क्लिनिकल सिनारियो है उसमें आपका जो है एक मतलब उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, कि आपका 10 वीक से पहले मिसकैरेज हो। अच्छा, RCOG बताओ, RCOG क्या कहता है? रिकरेंट मिसकैरेज की डेफिनेशन क्या है RCOG के मुताबिक? आरसीओजी के मुताबिक हम्म, मुझे तो वही वाला पुराना वाला ही हाँ, याद है। पुराना बताओ। वही जो है कि 10 वीक्स पे हो नॉर्मली फॉर्म फीटस हो मिसकैरेज एक, या फिर डिलीवरी बिफोर 34 वीक्स हो ड्यू टू द IUGR या प्री एक्लैम्सिया। नहीं, हम उसकी बात करें कि रिकरेंट मिसकैरेज की डेफिनेशन होगी। three or अच्छा, more वो रिकरेंट, consecutive miscarriages हाँ less 3 than और 10 मोर, weeks अच्छा वो और बोल रही हैं आप, हाँ। अगर आपको अल्ट्रासाउंड नजर नहीं आ रहा, कोई आपको मतलब सैग नजर नहीं आ रहा ना, हिस्टोलॉजी के लिए कोई टिश्यू है, तो तब भी उसको बोलेंगे रिकरेंट मिसकैरेज, यानी बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हो। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी। अच्छा देखो, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ भी आपसे वाइवा पूछ सकते हैं कि डिफाइन रिकरेंट मिसकैरेज, तो अकॉर्डिंग टू RCOG, ऑल प्रेगनेंसी लॉसेस up to 40 up to 24 weeks of gestation that must be 3 consecutive, including the biochemical pregnancy loss.
ओके। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव है, उसमें उन्होंने कहा है कि तब तक हम टू कंसेक्टिव मिसकैरेज, बट देयर शुड बी क्लिनिकल प्रेगनेंसी आइदर बाय अल्ट्रासाउंड और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इसका मतलब है कि अगर कोई आपसे सिनेरियो आ जाए कि दो प्रेगनेंसी में, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि अगर कोई सिनेरियो इस तरह लिखा हुआ आ जाए कि टू प्रेगनेंसी लॉसेस हैं और दोनों टाइम अल्ट्रासाउंड पे नजर आया था, एक के टाइम वो जो या वो अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म थी दोनों प्रेगनेंसीज और वो मिसकैरेज हो गया, तो एग्जामिनर कहे ये रिकरेंट थोड़ी है, ये तो थ्री थोड़ी है, ये तो दो हैं, तो आप उसे आप रेफरेंस दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू ASRM 2012, all the clinical pregnancies defined by ultrasound or histological examination, if if there is a two consecutive losses, we also call is a recurrent miscarriage. ओके। अच्छा मुझे बताओ, अगर एक केस आ जाए, पहला मिसकैरेज, दूसरा लाइव बर्थ, तीसरा फिर मिसकैरेज, चौथा लाइव बर्थ, पांचवा फिर मिसकैरेज, इसे क्या बोलेंगे? स्पोर्डिक। रिकरेंट मिसकैरेज है ये तो। स्पोर्डिक। नहीं, रिकरेंट और कंसेक्यूटिव तो नहीं है ना ये, हाँ ये चीज ना, तो तो अल्टरनेट उसमें है ना। कंसेक्टिव होना जरूरी है। अब वो अच्छा कहती है सही कि सही। अब वो कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए, तो एग्जामिनर पूछेगा व्हाट इज योर डायग्नोसिस, फर्स्ट यू टेल डायग्नोसिस, देन देखो तीन चीजें हैं, RCOG, ASRM और एशर, तो आप फौरन से रेफरेंस दो कि सर अकॉर्डिंग टू एशर गाइडलाइंस 2017, उसमें क्या है कि अप टू 24 वीक्स तक अगर दो कंसेक्टिव या नॉन कंसेक्टिव प्रेगनेंसी लॉस होंगे वो रिकरेंट में ही आएगा। ये जो एशर में हाँ। हाँ एशर में, सिर्फ इसलिए कि अब देखो, अब हमारा स्टेशन आया था तो मुझसे एग्जामिनर ने यही पूछा कि इसके दो हैं तो ये क्या है, तो अगर मैं वहां पे ये मैंने पढ़ा था तो मैं तो ये कहती ना कि तीन होने चाहिए थे, तो दो हैं, अब मैं दो को क्या बोलूं? ठीक है। हम्म। अच्छा, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड रिकरेंट मिसकैरेज? अगर ये अनएक्सप्लेन्ड हो, तमाम रिपोर्ट्स ठीक हो, तो क्या पॉइंट्स हम्म। होंगे? उसमें रीअश्योरेंस और टेंडर लविंग केयर, टेंडर लविंग केयर टेंडर लविंग और केयर उसको कि काउंसिल आपके करना है कि मोर देन काउंसल 70%, करेंगे। मोर देन 70% लाइव बर्थ रेट्स हैं। बिल्कुल। फॉलिक एसिड देंगे उसको। तो वी विल से दैट lifestyle modification, maintain the BMI between 19 and 25 kg per m square, limit caffeine and alcohol intake, and smoking cessation, psychological support, mean tender loving care. आगे, according to current management of recurrent pregnancy laws stroke October 2022, live birth rate with progesterone versus not treatment increased significantly from 75 to 75 from 71% with progesterone. ये मुझसे एग्जामिनर ने वाइवा में पूछा था कि क्या चीज आप दे सकते हैं अगर अनएक्सप्लेन मिसकैरेज है, तो उसको मैंने यही रेफरेंस दिया था कि आई कैन गिव प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन देंगे, अगर हम स्पोर्टिव केयर देंगे तो 71% चांसेस हैं सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के, लेकिन अगर हम प्रोजेस्टेरॉन को ऐड करेंगे तो 75% चांसेस होंगे, यानी 71 से 75 तक बढ़ाएगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। एप्ला में हम जब ट्रीटमेंट दे रहे थे तो वो 10 से 90% तक सक्सेस रेट बढ़ा रहा है, इसमें सिर्फ वो 71 से 75। फिर विटामिन डी का रोल है यहाँ पर, और यहाँ पर आई विल मैनेज दिस पेशेंट इन अ डेडिकेटेड रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, यानी आपको पता होता है ना कोई फलां कोलीग इन केसेस को डील करता है, तो पेशेंट सेफ्टी है ना, अगर मैंने कभी डील ही ऐसे पेशेंट नहीं किया, बजाय इसके कि मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करूं, तो आई विल मैनेज दिस पेशेंट इन बाय अ डेडिकेटेड रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कंसल्टेंट, क्योंकि यहाँ तो आपके पास सेंटर्स नहीं होते, तो आप ऐसे कंसल्टेंट से उसको डील करवाएंगी जो कि डेडिकेटली इसमें काम करता है। मैं आपसे शेयर करूं स्क्रीन, ये सारे मैंने पॉइंट्स एक लाइन में, एक जो हमारा GTG है और टोग है दोनों से लिया है ताकि एक स्केच हमारे पास बन जाए।
ये स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है, अच्छा मुझे अब पता है यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना लगी हो। आगे चले? हाँ आगे चलते हैं। सारे सुन रहे हैं? हाँ हाँ आप आगे चलें, सब सुन रहे हैं। अच्छा देखो, हमारे पास अब ये केस है। अब यही पेशेंट, कुछ ना स्टूडेंट्स का मसला बन रहा है, वो बार बार उनको एडमिट करना पड़ता है, फिर वो ज्वाइन होते हैं, फिर रिकनेक्ट रहते हैं। ये कोई इतनी दफा डॉक्टर सदफ जुबैर ऐड होती हैं। अच्छा ये देखो, ये हमारे पास सेकंड सिनेरियो है। यही पेशेंट आसमा फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर मिसकैरेज के साथ आ जाती है एट 26 ईयर्स ओल्ड। तो अब ये प्रेग्नेंट नहीं है और ये रिपोर्ट्स लेकर आई है। किसकी? रिपोर्ट ऑफ एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज। और क्योंकि 3 मिसकैरेज है तो उसने थर्ड सैंपल भिजवाया था साइटोजेनिक एनालिसिस के लिए। तो आपके पास रिपोर्ट जो है ये है। अगेन फीमेल बेबी, नो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, एप्ला पॉजिटिव, टॉर्च इन्फेक्शन नेगेटिव। नाउ हाउ यू विल प्रोसीड इन दिस पेशेंट? शी इज नॉट प्रेग्नेंट। कौन इसको क्विक क्विक बताएगा? स्ट्रक्चर डिस्कशन। मैं बता दूं या कोई बताएगा, ट्राई करेगा? कोई मैसेज आया किसी का? स्क्रीन तो शेयर है सबको, बाकी को भी स्क्रीन नजर नहीं आ रही? अच्छा ठीक है। देखो आप लोग कह रहे थे ना कि हमारा आ रही हमेशा, है, आ रही है, अच्छा आ रही है। आप लोग कह रहे थे ना कि हमारा हमेशा सिनेरियो इस तरह आता था, तो इस बार देखो वो प्रेग्नेंट होकर आ गई। तो देखो वो प्रेग्नेंट होगी तो क्या फर्क है, वो प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या फर्क है? अब वही केस है, जस्ट वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो रिपोर्ट्स लेकर आई है और ये रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं। अगेन हमें पता चल गया कि एप्ला पॉजिटिव है। तो अब देखो, अ, वैसे मुझे पॉइंट बाद में डिस्कस करना चाहिए, देखते हैं आप लोग इसको पिक करते हैं या नहीं। मुझे कौन, एनीवन वांट? आई विल, मैं करूँ? हाँ करें, स्ट्रक्चर डिस्कशन। अच्छा अच्छा, सब और फर्स्ट से ऑफ ऑल, सुनिएगा, जैसे वो बोलते जाएंगे हम वैसे वैसे गलतियां निकालते जाएंगे और वहां पे करेक्ट करते जाएंगे, ताकि फिर आप लोग ना कॉपी पेंसिल पे लिख लें ये चीज साथ। चले आप बताएं डॉक्टर सिंह। first of all, I will introduce myself to the patient and take her introduction. Then I will confirm the findings from the patient that is it belong to her, and then I will ask her about the previous pregnancies. नो What were नो, the यू विल यू हेयर फर्स्ट, वो आई क्यों है ना, एड्रेस करेंगे ना कंसर्न को। और she has not given you the consent to ask about the previous pregnancies. She is here to discuss about the reports. Why you asking the history? आपने उसका because एतमाद नहीं history किया। is important. Because history is important, but you have not asked her. You had not set the agenda. हम्म, ठीक है, तो एथिक्स। इसमें क्या बोलना पड़ेंगे? आप एजेंडा में क्या? कहेंगे कि उससे मैं, मैं तो कंसेंट लूंगी, हाँ उससे पूछूंगी कि मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी आपके मसले के हल के लिए, ताकि हमें आपकी बीमारी के इलाज में मदद मिल सके। तो आप इसको, अगर मैंने कहा स्ट्रक्चर डिस्कशन है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हम्म, से कहें कि आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई विल कंफर्म द पेशेंट डिटेल्स अवेलेबल, विल एड्रेस द कंसर्न्स, विल चेक द बैकग्राउंड नॉलेज, अगर रिपोर्ट हो तो रिपोर्ट, नो फिर ये नहीं बोलना, एंड विल सेट द एजेंडा। सेट एजेंडा मतलब है व्हाट इज द एम ऑफ दिस कंसल्टेशन। देन आई विल डू द इंफॉर्मेशन गैदरिंग कंसिस्टेड ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। अब बोले। हम्म, then I will ask her, वहीं से शुरू करें? I will ask her concerns, then I will take permission to take from her a brief history in the form of history examination and investigation. I will ask her about the previous pregnancies, whether it were planned, unplanned, or अच्छा ठीक है डॉक्टर सिंह, spontaneous, आप or नेक्स्ट पे आई हैं। hmm, आप गौर से देखें, आपने माइंड को बताएं।
आप हिस्ट्री की तरफ जा रही हैं, पहला कॉज क्या था? एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर. सो इफ यू विल स्टार्ट हिस्ट्री फ्रॉम देयर, यू विल नेवर फॉरगेट द कॉजेज. अगर वो आपसे वाइवा पूछ ले व्हाट आर द कॉजेज, बिकॉज यू आर ट्रेन टू डू लाइक दिस, आप भूलेंगी ही नहीं, आप कहीं मिस नहीं करेंगी. तो जेन में मुझे तो नहीं भूलता, क्योंकि मैंने हेडिंग रखी हुई है. फर्स्ट आई विल आस्क अबाउट द एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स. वाज इट अ consanguineous marriage? Then I will ask what the previous miscarriages, then proceed. चलिए बताएं. हम्म, हाँ, इसमें एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर में ये इम्पोर्टेंट है कि वो इज इट अ कजन मैरिज और नॉट. एंड देन आई विल आस्क अबाउट द प्रीवियस miscarriages, what were the gestational age of the whether it was spontaneous induced or IVF pregnancies, or whether planned, unplanned, or Don't what use were the word what IVF. was Use. assistedly देखिए, वो जो है क्लोमिड भी तो ट्रीटमेंट में ही है ना. आइदर इट वाज अ स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन और विद ट्रीटमेंट, बस. with treatment, हाँ, ठीक है. तो either it was a spontaneous conception or it is treated. And what was the treatment carriage, and whether there was a cardiac fetal pulse were present or not, and whether it is present, if आपने ये present, बताया then मुझे कि whether आपने ट्राइमेस्टर और मिसकैरेज पूछा है. gestational age पूछा ना. हाँ, ठीक है. आई विल आस्क अबाउट द हाँ. ट्राइमेस्टर ऑफ मिसकैरेज एंड पैटर्न ऑफ मिसकैरेज. और फिर cardiac, whether cardiac activity was present or not, and whether it was present and then it became absent, or if it is not present at all, and what how they were whether they are aborted spontaneously or by medically or surgically, and any complication, any blood loss, any blood transfusion, and then अच्छा डॉक्टर इसके नसरीन, बाद हम यहाँ रुकते, थ्रोम्बोफिलिया तक रुकते हैं. देखिए, हमने हिस्ट्री, हमने इंफॉर्मेशन देखा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के 3 मिसकैरेजेस थे, तो हमें पता है. तो आई विल आस्क अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट मिसकैरेजेस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. तो हमें पता चल गया ट्राइमेस्टर कौन सा है. अब क्योंकि हमने एप्ला का टेस्ट करवाया जो कि 6 वीक्स के बाद करवाना चाहिए मिसकैरेज के, तो हम पूछेंगे व्हेन वाज द लास्ट मिसकैरेज डन. देन व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मिसकैरेज? स्पॉन्टेनियस, terminated by medical or surgical, where and who did it. ठीक है. देखिए, आप सही बोल रही हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगी ना, तो आपके लिए मतलब हर टेम्पलेट में आपने यही बोलना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा रीअरेंजमेंट के साथ कि आई विल आस्क अबाउट द एंटी-डी वाज गिवन इफ ब्लड ग्रुप इज नेगेटिव. अब थ्रोम्बोफिलिया में आगे क्या आता है? देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब आपके पास टाइम नहीं होगा, आपने आखिर तक लेके चलना है उसे काउंसिल करनी है अगली प्रेगनेंसी तक. तो अगर आप फंबल ना करें और बिल्कुल क्लियर पॉइंट्स बोलें, तो कोई भी आपको इसमें नहीं पकड़ेगा कि कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट थी या नहीं. वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में था. वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है. देन द पैटर्न क्या था उसका. और अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको साइटोजेनिक एनालिसिस पता चल गई कि थर्ड का भेजा था, इसका मतलब है टिश्यू था उसका. हमने मैनेजमेंट तो ट्राइमेस्टर वाइज करनी है, ठीक है, और साइटोजेनेटिक एनालिसिस की बेसिस पे करनी है. तो द ट्राइमेस्टर हमें पता है, द पैटर्न पूछेंगे, एंटी-डी पूछेंगे, पर्सनल हिस्ट्री ऑफ वीटीई, फैमिली हिस्ट्री ऑफ वीटीई एंड रिकरेंट मिसकैरेज. मेन चीज जो कंसर्निंग है हमारे लिए, कंसर्निंग है. ठीक है. फिर वो हिस्ट्री लंबी हो जाएगी. वो एग्जामिनर बोलते हैं फोकस लें, ये क्यों इंपॉर्टेंट है. देन आई विल आस्क अबाउट एनी एंडोक्राइन डिसफंक्शन अगर वो है एग्जामिनर, एंड विल आस्क अबाउट द एज ऑफ द पार्टनर विद कंसेंट. क्योंकि एप्ला पॉजिटिव आ गया ना, तो बाकी हिस्ट्री बहुत कंसाइज कर दें, बट आपने हेडिंग्स नहीं छोड़नी. इस तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है. इसमें इसमें हम ये, यानी इसके बाद मैं ये पूछ सकती हूँ कि इसमें जो फोकस्ड है एप्ला पॉजिटिव आया जैसे उसने बताया, शुरू में बस एग्जामिनर नहीं बताते, सिर्फ रिकरेंट 3 मिसकैरेजेस बता देते हैं, और फिर यानी एप्ला देन नहीं आवर बताते फिर. टेम्पलेट विल टोटली चेंज. मैंने वो जो फर्स्ट क्लास दी थी तब मैंने ये बताया था कि मेरा रोल प्ले आई थी. शी डजंट नो द कॉज, आई हैव टू आस्क एवरीथिंग बट क्विकली. कि अच्छा कॉन्सेग्युअस मैरिज थी, मिसकैरेज बताएं कितने हुए थे, किस किस ट्राइमेस्टर में हुए थे, कैसे हुए थे. अगर फर्स्ट है तो उसके मुताबिक, अगर सेकंड है तो अच्छा छोटे लेबर के साथ कम दर्दों के साथ एक्सपल्शन हुई थी, या
नॉर्मल या डीएनसी हुई थी या कोई दवाई ली थी, कहाँ हुई थी, किसने की थी, महंगा टीका लगा था, लेकिन मैंने पहले ब्लड को पूछा, फैमिली में किसी को वीटी तो नहीं है, किसी का बार बार बच्चे जाया तो नहीं होते, कोई खून की बीमारी तो नहीं है, फिर इस पे चेहरे पे बाल तो नहीं है, वही बात, पीरियड्स रेगुलर है, सर में दर्द तो नहीं होता, सर्दी तो नहीं लगती, कोई और मसला, बीपी शुगर तो नहीं है, खाम अच्छा माजर बता सकती हूँ खामन की उम्र क्या है, उनमें कोई मसला तो नहीं है, रिपोर्टें करवाई थी सही थी, उसने कहा हाँ, मैं तो 2 मिनट भी नहीं लगे। अच्छा लाइफ स्टाइल में फिर पूछा कि वॉक शॉक करती हो, और माजर का हुक्का तो इस्तेमाल करती, अल्कोहल या कैफीन का इस्तेमाल। अब मेन चीज, दिस इज द पॉइंट, इस आसमा में और उस आसमा में क्या फर्क है, आपने पूछना है कि क्या ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशंस करवाई हैं, वो कहेगी रिपोर्ट तो आपके सामने है। आप पूछेंगे नहीं, ये जो एप्ला की रिपोर्ट है, तुमने ये मिसकैरेज के कितने अरसे बाद करवाई थी, वो कहेगी अगर 6 वीक के बाद तो फिर ठीक है, लेकिन क्या आपने इसको दोबारा रिपीट करवाया था, दिस इज द पेशेंट सेफ्टी। अगर ये वो पेशेंट इम्पोर्टेंट है। अगर वो पेशेंट कह दे कि मैंने तो एक दफा, अगर एग्जामिनर आपको एंड पे कह दे कि उसने रिपोर्ट तो ये एक ही दफा करवाई है, तो वो स्टूडेंट फेल है उस टाइम। लेकिन अगर आपने पहले पूछ लिया कि ये टेस्ट 2 दफा करवाया हुआ है, अगर हाँ तो कितने वक्फे पर, 12 वीक्स अपार्ट करवाया है कि नहीं करवाया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर गोइंग टू अनाउंस दैट इट इज द एप्ला, और आप उसको बगैर कंफर्म किए कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो दिस इज द मेजर ब्लंडर, आप ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है या नहीं इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर, दिस इज इम्पोर्टेंट। जब हम बहुत इंफॉर्मेशन हम्म गैदरिंग करते हैं ना, तो हम मेन चीज से हट जाते हैं। when you will do practice again and again of this scenario, that और logically और with headings, you will remember कि मैंने कहाँ पे क्या पूछना है और किस तरह पूछना है, फिर आप इधर उधर नहीं होंगी। ठीक है। एग्जैक्टली। Now I इस will ask, I हम्म will now sir, I will complete my rest template, surgical history, any history of vaginal discharge, allergy तो बहुत पूछना है, any drug history तो एक एक सेकंड लगता है, कोई लंबी लाइन नहीं, any history, how is sport at home, and do you want to add anything, and we'll ask the और add. उसमें ये लास्ट टाइम डॉक्टर मारिया एक सिनेरियो आया था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, उसमें एसएलई और रिकरेंट मिसकैरेजेस थी लास्ट वाले एग्जाम में, इससे पहले वाले में। तो हमने फिर मेडिकल डिसऑर्डर्स भी पूछनी है इसमें कि अगर एप्ला दिया ना हो, हाँ यानी इसीलिए मैंने पूछा जैसे ना डायबिटीज कि है, थायराइड और हाँ एसएलई और एपीएलएस। इसलिए हम पूछते हैं एनी मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री ऑफ कंसर्न, इफ देयर विल बी दे विल टेल। लेकिन अब रिकरेंट में देखो स्टेरियो क्या है, रिकरेंट का ना 3 रिकरेंट है, तो अगर वो कह रही है हाँ मेरे जोड़ों में भी दर्द है और मुझे ये भी मसला है, अभी जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में क्या है कि आई विल रूल आउट द कोमॉर्बिडिटीज, कैलकुलेट द बीएमआई एंड लुक फॉर द एंडोक्राइन डिसफंक्शन, जिसमें आप पीसीओएस के लिए देखते हैं, प्रोलैक्टिन के लिए देखते हैं, फीचर्स ऑफ एसएलई देखते हैं। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज ये एंड एंडोक्राइन। ये एंडोक्रिनोलॉजिकल जो हमने डिस्कशन की थी कि ये एक्नी और सिटिज्म वगैरह, ये उसमें कवर हो जाएंगी ना सारी मेडिकल डिसऑर्डर्स भी, बिल्कुल ऐसा ही उसी है। में कोमॉर्बिड्स भी कवर हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल। जी जी ठीक ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है थोड़ा सा एग्जामिनर को थोड़ा, वो मोस्टली बीपी को लेते हैं ना, बीपी को मॉर्बिडिटीज या थायराइड को, लेकिन जी अगर आप उसको एंडोक्राइन में तो आपका थायराइड भी आ जाएगा, पीसीओएस भी आ जाएगा, जी प्रोलैक्टिन भी आ जाएगा। सही है। ठीक है, एंड विल डू द रूटीन एग्जामिनेशन, रिव्यू द इन्वेस्टिगेशन विद कंसेंट एंड कंफर्म द डिटेल्स। अब आप इसकी कंफर्म, अब मुझे बताएं इसको कैसे आप इसकी काउंसलिंग करेंगी। इस पेशेंट ने, मैं आपको हिंट देती हूँ, इस पेशेंट ने सिर्फ एक दफा ये टेस्ट करवाया है और इसने रिपीट दोबारा, करवाने को कहेंगे तो 12 वीक्स कितना के बाद। आया? हाउ यू विल स्टार्ट, आप इसे कहेंगे कि मैंने कंफर्म कर लिया है कि ये रिपोर्ट आपकी है, आपका नाम और एज, और मैंने एमआर नंबर चेक कर लिया है कि ये रिपोर्ट आपकी है, मैं देख सकती हूँ आप अकेली हैं, मैंने बहुत कुछ डिस्कस करना है, किसी को बुलाना है। नाउ जो खबर मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ शायद ये आपको परेशान करे, ये खबर आपके और आपके आने होने वाली प्रेगनेंसी के लिए कंसर्निंग न्यूज़ है, और फिर आपने उसको गिव सम टाइम टू रिएक्ट। इतना तो हमारे पास टाइम नहीं होता, बट आपने फर्स्ट वार्निंग एंड सेकंड वार्निंग, मतलब 2 लाइन छोटी बोलनी है, और फिर आपने बता देना है कि आपकी पोस्ट बच्चे के जो साइटोजेनिक एनालिसिस के मुताबिक बच्चा नॉर्मल है, इसमें आपने कहना है कि आपकी साइटोजेनिक एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, आपको कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, लेकिन आपके 3 पहले ट्राइमेस्टर में, आपके 3 सेकंड ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी नॉर्मल है। ठीक है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, आपके 3 पहले ट्राइमेस्टर में हमल जाया हुए हैं, और
दूसरा आपका एप्ला पॉजिटिव है। तो एप्ला की डायग्नोसिस एक मुश्किल चीज है जो कि क्लिनिकल साइन पर और आपके अंदर कुछ एबनॉर्मल मार्कर्स पर डिपेंड करती है। आपके केस में आपके बच्चे भी 3 दफा जाया हुए हैं और उनमें कोई एबनॉर्मलिटी भी नहीं है जो ये शो करती है कि ये एप्ला की तरफ ही जा रहा है, लेकिन आपका ये टेस्ट सिर्फ 1 दफा हुआ है। इसीलिए ये टेस्ट हम जो है 12 हफ्ते के बाद, जब भी उसने किया रहा होगा, डेट आपने चेक करनी है इसके, अगर वो उसने 6 हफ्ते पहले करवाया तो 6 हफ्ते के बाद हम दोबारा रिपीट करवाएंगे, क्योंकि ये एबनॉर्मल एंटीबॉडीज जिस्म में कुछ कुछ कम टाइम के लिए भी पैदा हो सकती हैं और हो सकता है कि ये वजह ना हो। तो आपके जो टेस्ट बाकी नहीं हुए वो भी मैं करवाऊंगी, जिसमें आपका ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होगा और थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज होंगी और साथ में TSH लेवल होगा, HbA1c होगा, और आप ये टेस्ट रिपीट करवाएंगी। आर यू गेटिंग मी? कि यू डोंट नो ना जी कि ये क्या है, क्योंकि आपको पता है रिकमेंडेड टेस्ट जो हर पेशेंट में आपने करवाने ही करवाने होते हैं, उसमें फर्स्ट कौन सा है? एप्ला स्क्रीनिंग। लेकिन एप्ला स्क्रीनिंग तो ये 1 दफा हुई है, दूसरी दफा तो नहीं हुई, तो इट डजंट मीन कि 100% ये कॉज है। तो आपने से कहना है कि आपका ये मैं टेस्ट रिपीट करवाऊंगी और बाकी टेस्ट जो कि मुझे वजह बता सकते हैं वो करवाऊंगी, जो कि रिकमेंडेड है चाहे सिम्टम हो ना हो। नंबर सेकंड ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, नंबर थर्ड आपके पास TSH एंड थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज, एंड नंबर फोर्थ जो है HbA1c, ये टोक आर्टिकल में भी है HbA1c का, ठीक है? आपने HbA1c करवाना है। और फिर अगर आपका ये टेस्ट दोबारा पॉजिटिव आ जाता है तो आपने प्रेगनेंसी से पहले प्लान्ड, आपने प्लान, अब इसमें पासिंग नंबर क्या है, ये आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉल है और ये आता ही आता है। तो आपने कहना है कि आपने प्लान प्रेगनेंसी करनी है। इट इज इम्पॉर्टेंट, एक तो प्लान प्रेगनेंसी करनी है बिकॉज जब तक आप प्रेग्नेंट होते हैं और आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी है तब तक 6-7 हफ्ते गुजर चुके होते हैं, तो ट्रीटमेंट लेट स्टार्ट होता है। इसीलिए आपने प्लान प्रेगनेंसी करनी है ताकि जैसे ही UPT पॉजिटिव आए हम आपको कुछ खास मेडिसिन दे सकें, क्योंकि इन मेडिसिन को लेने से 90% चांसेस हैं कि आपकी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होगी। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो सिर्फ 1 in 10 लोगों में एक हेल्दी बच्चा हो सकता है, वरना बाकियों में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? माँ में हो सकती हैं, बच्चे में हो सकती हैं। वो थोड़ा थोड़ा बता के, तो आपको हम अब ज़रा वो फॉलोअप के लिए बताना है, तो हम आपको आपकी जब जब एक दफा प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो हम आपकी स्पेसिफिक केयर करेंगे, टीम और डॉक्टर आपको देखेगी। ज़ाहिर है उसका कंसर्न क्या है, शी वांट टू प्रेग्नेंट, ये जो मैं कहते हैं कंसर्न पूछें, शी वांट टू प्रेग्नेंट, 3 मिसकैरेज हो चुके हैं, तो आप कहेंगे कि आपको, आप परेशान ना हो, आप एक दफा प्लान प्रेगनेंसी करें, कंसल्टेंट लेड आप रिपोर्ट्स लेकर आए। अगर ये पॉजिटिव आ गई तो आप जब भी आप प्रेगनेंसी करेंगी कंसल्टेंट लेड यूनिट में हम आपको देखेंगे, हेपरिन लोपरिन देंगे, BP और प्रोटीन चेक करेंगे और सीरियल ग्रोथ स्कैन बेबी करेंगे। टर्म तक आपकी आवर एम विल वेजाइनल डिलीवरी टिल टर्म, और बस सिंपल लाइन, और पोस्टपार्टमली यू विल बी केयर्ड, अर्ली मोबिलाइजेशन, एंड यू विल बी एडवाइज्ड अबाउट कंट्रासेप्शन एंड ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइसेस। और फिर कहेंगे कि हमने आपसे बहुत ज़्यादा मालूमात आज डिस्कस कर ली है, मैं आपको पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट देती हूँ, आप इसको कर लें, कुछ इन्वेस्टिगेशंस लिख के दे रही हूँ, ये इन्वेस्टिगेशंस और ब्लड टेस्ट करवाएं, और आपको अपॉइंटमेंट देती हूँ नेक्स्ट टाइम इन इन्वेस्टिगेशंस के साथ मेरे पास आए। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सी यू। ठीक है, यहाँ पे इसमें बताएं। डॉक्टर मारिया हिस्ट्री के अंदर जो करंट प्रेगनेंसी वाले पॉइंट्स है वो भी ओमिट हो गए हैं ना, कि मतलब ज़ाहिर है वो करंटली शी इज नॉट प्रेग्नेंट, तो फिर हाँ करंट प्रेगनेंसी वाले पॉइंट्स में निकाल देंगे। हाँ बिल्कुल, एक तो करंट प्रेगनेंसी वाले पॉइंट्स निकाल देंगे, और दूसरा हमारे पास क्या है कि हमने एम्फेसाइज किया कि एप्ला कितनी दफा हुआ है, हमने एम्फेसाइज किया कि जी बाकी इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुए जो मैंडेटरी हैं ठीक हर है। पेशेंट में, और हमने एम्फेसाइज किया कि ये प्लान प्रेगनेंसी होनी चाहिए, मतलब जो बिल्कुल मुझे कोई मेन चीज, हम्म। प्लान प्रेगनेंसी होनी सही। चाहिए और रिपोर्ट्स लेके वो वापस आएगी मेरे पास। सही है। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 3-4 बातें मतलब इसमें जो आ जाएंगी अलग से। अलग से। तो हर स्टेशन में जब जी जब स्टेशन बदलता है तो चीजें अलग हो जाती हैं, जब उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप सही एकदम है। से कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना।
सही। जैसे मैंने पोस्टमार्टम साइकोसिस बहुत अच्छा टॉपिक किया हुआ था, तो मैंने फॉर्मुलेट किया हुआ था कि उसको मैंने कब तक लेके जाना है। तो जब मेरा स्टेशन आया तो मुझे खुशी थी कि मुझे आता था कि मेरा अगर एकदम से साइकोसिस में देखती तो मैं परेशान होती कि मैं साइकोसिस को कहाँ लेके जाऊँ, क्या डीडीज बताऊँ, कैसे उसको मैं एमडीटी को इन्वॉल्व करूँ। लेकिन वो इतना अच्छा टॉक आर्टिकल था। तो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप कोई भी स्टेशन इजीली कर लेंगे। ठीक है, सबको समझ लगी? हम्म। ये वो जो टॉग आर्टिकल में है कि स्पर्म डिग्रेडेशन जो है इंडेक्स है, वो भी बताना है कि नहीं? नहीं, वो उसका क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है। लेकिन हमने जब आपके रिकरेंट मिसकैरेज जाएगी ना विदाउट एनी क्लू की क्या वजह है, फिर आप उसे अगर आपने वो पहली क्लास अटेंड की हुई हो तो हमने कहा था कि हम पूछेंगे कंसेंट से कि आपके हस्बैंड ठीक है, कोई मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री ऑफ कंसर्न तो नहीं है, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ। अच्छा, टेस्ट करवाए थे, टेस्ट तो ठीक थे, क्योंकि वो जो डीएनए वाले प्रॉब्लम्स आते हैं ना वो तब आते हैं जब ओलिगोस्पर्मिया होता है, तो पुअर स्पर्म क्वालिटी, लो स्पर्म काउंट। तो कहेगी नहीं नहीं, हस्बैंड के टेस्ट हुए तो सारे ठीक थे, इसका मतलब है कि स्पर्म काउंट ठीक है, तो ये मसला नहीं होगा। ठीक। ठीक है। पढ़ते तो सभी हैं, टॉक भी पढ़ते हैं, जीटीजीज भी पढ़ते हैं, लेकिन बोलना कौन से पॉइंट्स हैं ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम में। ये बोलने पे फॉर्मूला मेरा ख्याल है डॉक्टर मारिया पहली बारी मैं तो सुन रही हूँ फोकस करते हुए। इससे पहले मैंने इस तरह कभी सुना नहीं कि जिस तरह बोल के आप बता रही हैं ना कि इस तरह बोलें, ये पॉइंट्स बताएं, इस तरह करें, ऐसा किसी ने नहीं बताया। आई थिंक बाकी लोग भी एग्री करेंगे। चलिए, अच्छा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है ये। जी बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली हेल्पफुल। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई सुन के। डॉक्टर नबीला कह रही है, देखिए आपने फॉलो जो है वो टोग रिसेंट ही करना है, लेकिन कुछ पॉइंट्स न्यू टोग में नहीं लिखा हुआ ना, जैसे प्रोजेस्टेरॉन का कितना सक्सेस रेट है। ये भी एक स्मार्ट स्टडी है कि आपने किस चीज में से कितना निकालना है, कितना आपके लिए इम्प्लीमेंट है। अब मैंने उस टोग में से ये नहीं निकाला, अब उसमें मैंने और स्टेशन बनाए हैं जो कि बनते हैं और जो आते हैं। तो वही इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेप्टेट का मसला है, जैसे ये यूट्राइन नॉर्मली का मसला है, तो इसमें जो अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज है मैंने वो रीसेंट टॉक से लिया है। लेकिन कोई फिगर जो रीसेंट टॉक में नहीं है और वो प्रीवियस टॉक में है, तो वो वहां से उठाई है। तो आपने जो भी अप्लाई करना है वो रीसेंट टॉक से ही चीज लेनी है और आपने रेफरेंस देना है। तो मतलब डॉक्टर हम्म, मैं पूछ रही थी कि ये रिकरेंट मिसकैरेज की तो नई गाइडलाइंस है ना बिल्कुल। 2023 की, तो हाँ, उनसे पढ़ना है ना रिकरेंट मिसकैरेजेस को तो। बिल्कुल। देखो, अब सही देखो है। अगला क्या है कि बहुत छोटा सा टोग आर्टिकल। अब देखो, मैं यही अगर स्cenario आ जाए जो सेकंड वाला था और उसमें ये आ जाए कि आपने जो टेस्ट करवाया था उसमें थायराइड थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ गई हैं, तो अब क्या पॉजिटिव आ गई करेंगे? है। ये जो फर्स्ट केस में तो क्या करेंगे? ये जो प्रेग्नेंट थी आसमा, 6 वीक प्रेग्नेंट, एप्ला भी है और थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज भी पॉजिटिव हैं। तो आपने इस तरह से पढ़ना है कि एक लाइन ऐड हो जाए तो व्हाट विल बी योर मैनेजमेंट। अच्छा। तो क्या मल्टी करेंगे? डिसिप्लिन पीएफटीज एमडीटी को कराएंगे इन्वॉल्व इसके। करेंगे एमडी टू इन्वॉल्व मेडिकल। हमारे पहले है, ठीक है, हमने वो हर लाइन में बोलना है। लेकिन इसके लिए क्या खास चीज होगी इस पेशेंट के लिए? हम इसका हम इसका टीएसएच लेवल भी चेक करेंगे। अगर टीएसएच लेवल नॉर्मल है, टीएफटीज हम। टीएफटी से ठीक है, टीएसएच लेवल चेक करेंगे। अगर टीएसएच नॉर्मल है और सिर्फ एंटीबॉडीज आ रही हैं, तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेक करके एट द एंड ऑफ ईच ट्राइमेस्टर हम चेक करेंगे बस। लेकिन अगर टीएसएच का मसला आ रहा है तो तब हम 4 to 6 वीक्स रिपीट करेंगे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। मीन इफ इट इज सिम्टोमेटिक और टीएसएच का लेवल ज्यादा है, मोर देन 2.5 है, तो आप रूटीनली चेक करेंगे। लेकिन अगर वो नॉर्मल है, 2.5 और 3 तक है, तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे। ये ठीक है। 4 तक नहीं है डॉक्टर मारिया? 4 पे है ये टॉक थायरॉक्सीन। में। अगर देखो, अगर टीएसएच का लेवल 4 ml/यूनिट से ज्यादा है तो फिर आप उसको थायरॉक्सीन देंगे। लेकिन अगर मोर देन 2.5 है तो फिर आप उसको थायरॉक्सीन नहीं देंगे। तो अगर मैं ये कह देती कि उसका टीएसएच लेवल 4 से ज्यादा है और टीपीओ भी पॉजिटिव है, तो आप कहते हैं कि हम फ्रीक्वेंटली मॉनिटरिंग करेंगे और मैं थायरॉक्सीन ऐड करूंगी। अगर मैं यही कह दूं कि अगर उसका सिर्फ टीपीओ पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे कि मैं टीपीओ को फ्रीक्वेंटली एट द एंड ऑफ ईच ट्राइमेस्टर चेक करूंगी, यानी सिर्फ 3 दफा आपने चेक करना है। ठीक है। वाई हम क्यों चेक कर रहे हैं? बिकॉज दिस पेशेंट इज अ हाई रिस्क ऑफ अ हाइपोथायरॉयडिज्म।
ठीक है। तो आपने ये देखना है कि हम TSH का लेवल देखेंगे, अगर वो 2.5 से ज्यादा होगा तो हम फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करेंगे, 4 से ज्यादा होगा तो थायरॉक्सिन ऐड करेंगे। यानी कि कोई लीथल एग्जामिनर हो और वो आपसे इसी पे आपसे पूछे कि TPO पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे, TSH 2.5 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, 4 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, तो तीनों का आंसर मुख्तलिफ हो जाएगा। और ये आ सकता है स्टेशन। ठीक है। इस दफा तो हाइपर के साथ आया हुआ था, हाइपोथायरॉयड। देखो ये मैं कहती हूँ कि इट इज नॉट अबाउट कि हम रिकॉल्स करें, हम क्या करें, इट्स अबाउट हाउ टू डू अ टॉपिक। अब इसमें तो मुख्तलिफ कॉजेज हैं, किसी भी कॉज का स्टेशन उठा के दे एग्जैक्टली सकते हैं MRC जी रिकरेंट। का एक फेवरेट टॉपिक है कि पूरा यूट्राइन नॉर्मलीज पे उनका एक फेवरेट टॉपिक है, मतलब हर चीज पे उनका एक मतलब ये स्टेशन है। तो अगर मेरा एग्जाम है मैं तो नहीं छोड़ूंगी, और मैं करके गई थी यूट्राइन नॉर्मलीज। अगर आ गया तो मैं मुझसे पूछे कि कौन सी यूट्राइन नॉर्मलीज होती है, मेट्रोप्लास्टिक किसमें करते हैं, प्लांक किसमें करते हैं, तो आई शुड नॉट बी ब्लैंक। ठीक है। चले आज के लिए इतना। आई होप कि समझ लग गई होगी आप लोगों को। एनी क्वेश्चन? थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर मारिया, ये इसका मतलब है कि रिकॉल्स के अलावा भी जैसे हमारे थ्योरी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे यूट्राइन नॉर्मलीज आपने बोला, कुछ और भी ऐसे टॉपिक्स हैं, तो रिकॉल्स के अलावा भी करना चाहिए? इट्स देखो, it is the same topic you are doing, but हम्म। you are focusing कि if some one word will add, जैसे देखें, अब खुद सोचें आप कंसल्टेंट बनने लगे, एक वही मुझे तो आसमा की एग्जांपल याद आती है। वो 6 वीक प्रेग्नेंट होगी तो क्या मसला हो गया, हमें क्यों परेशानी हुई कि वो 6 वीक प्रेग्नेंट आई तो हम क्या मैनेजमेंट करेंगे, और अगर वो 6 वीक प्रेग्नेंट नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो मतलब इट कैन कम इन एनी वे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि PCOS का हमारा स्टेशन क्या आया था, PCOS विद इनफर्टिलिटी। फिर रिकॉल में आया था PCOS विद हिस्टिज्म। मैंने इसको 3 एंगल्स तैयार किया था कि अगर PCOS विद आ जाए एबनॉर्मल ब्लीडिंग तो मैं क्या दूंगी, तो मेरा यही स्टेशन था हम्म। कि PCOS अब देखिए मुझे फॉर्मुलेट करने में टाइम, मतलब मुझे था मेरे माइंड में कि कैसे मैंने इसको लेके चलना है, तो मुझे मुश्किल नहीं हुआ। अगर मैंने फर्स्ट टाइम वहां सोचना होता कि मैं क्या करूंगी तो मुझे तो 5 मिनट सोचने में लग जाते। ठीक है। यानी हर एंगल से इसको देखना यानी जरूरी कि है। मैं जब आप लोगों को इनफर्टिलिटी करवाऊंगी तो उसमें इनफर्टिलिटी विद एंडोमेट्रियोसिस करवाऊंगी। जब मैं जर्नल गायनी करूंगी तो मैं आपको उसमें एंडोमेट्रियोसिस विद डिस्मेनोरिया करवाऊंगी। समझ लगी? जी। कि ऐसा नहीं कि एंडोमेट्रियोसिस एक टॉपिक है बस। अच्छा डॉक्टर मारिया, ये जो रिकरेंट मिसकैरेजेस के लिए GTG और टॉग आर्टिकल इनफ है? मतलब हम बहुत हर बहुत आपने अच्छा है। बहुत सारी चीजें। देखो इतनी इन्फॉर्मेशन मैं इधर से निकाली है सारी, कोई भी मैंने एक्स्ट्रा कोई बुक हम्म। नहीं देखी ना, मैं इसकी कायल हूँ और ना मैं रिकमेंड करती हूँ। टू द पॉइंट हम्म। चले। छोटी सी चीज, अपना डॉग आर्टिकल था ये, मैंने स्केच वहीं से बनाया है, खुद से बनाया है मैंने। डॉक्टर मारिया, टॉक आर्टिकल कौन सा है? मैंने तो टॉक आर्टिकल नहीं अभी तक अच्छा, देखा मैंने जितना नहीं आप आपको बता ना पढ़ा रहे हैं। था। डॉक्टर मैंने आपको ना ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, बस 3-4 लाइनें थी कि रिकरेंट मिसकैरेज की अच्छा। टाइप्स कौन सी होती हैं, 71 से 75 तक, और विटामिन D देते हैं, बस ये 4 पॉइंट्स थे, मैंने ऐड करवा दिए हैं। ठीक अच्छा, है। उसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है? नहीं क्योंकि फिर वही वाली बात है अच्छा। ना कि वहां फिर आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है। मैनेजमेंट में तो अब तो चेंज होगी मैनेजमेंट सारी ना, मैं तो सिर्फ वो चीज ली है जो ठीक। विटामिन D, ऐसे खास खास चीजें, बाकी तो उन्होंने चीजें चेंज कर दी हैं, फिर वो आप फिर फंस जाएंगे उसमें। ठीक है। ठीक है। ठीक। जी। सो इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी सी। और ये हमें जो है वो एक नमूना मिल जाएगा जिसकी कोई कोई ये जैसे मतलब प्रिंट आउट हम निकाल लें, इसको हम प्रैक्टिस करें बोल बोल के बार बार। डॉक्टर साले आपको तो मैं देना भी है, आप इतनी परेशान हो। वही मैं कह रही ना कि वो बड़ा मसला बन जाएगा, उसको हम बस देख के आपने जरा पहले थोड़ा सा रिलैक्स टर्न रहना उठा। है, हाँ? घबराना नहीं है, सबसे पहले ठीक आप है। सबने घबराना नहीं है। हाँ, ये जैसे इमरान खान कहता होता है, हमें घबराना नहीं। हाँ बस जस्ट नहीं नहीं, रिलैक्स, वो देखिए, इंशाल्लाह नहीं। फोकस्ड फोकस्ड टू द सही, ये पॉइंट। फोकस का जो लफ्ज है ना, एग्जामिनर को इतना पसंद है ये फोकस का लफ्ज। वो बार बार जब भी जरा सा, जब मैं जब एग्जामिनेशन करती हाइपरटेंशन का, तो मैं रिफ्लेक्सेस देखती, कहती है फोकस्ड एग्जामिनेशन करें, फोकस। और मैंने कहा रिफ्लेक्सिव में फोकस नहीं है तो अब हाइपरटेंशन में क्या मतलब, क्या समझ नहीं आती कि मतलब क्या वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि
वो मैं जब हाइपरटेंशन से रिफ्लेक्सेस का तो ताल्लुक बनता है, लेकिन जब मैं रिफ्लेक्सेस चेक करने लगी, आपने हैमर उठा क्लोनस के चेक रखी किया तो था वो उसका? कहती है जी आपने क्लोनस चेक किया था उसका? क्लोनस चेक किया था, उसको बिठा के जो करते हैं वो भी, और जो उसके नी जर्क, एंकल जर्क, वो भी देख रही थी। वो कहती है नहीं, फोकस करें, फोकस क्लोनस एग्जामिनेशन करें। कैसे किया था? क्लोनस कैसे किया था? वो उसको क्या कहते हैं, अब मुझे बिल्कुल भूल गया है लेकिन उस टाइम मैंने सारा एग्जामिनेशन किया था, नी जर्क वाला भी और वो एंकल जर्क, और वो जो भी होते हैं इसके अंदर उसको फ्लेक्सेस मैग्नीशियम के लिए सल्फेट खास लगा तौर। था? नहीं नहीं, वो तो नहीं देना था वो तो नहीं नहीं लगा, वैसे मतलब वही कह रही हूँ, अगर हाइपरटेंसिव थी हिस्ट्री ना। हो ना मैग्नीशियम सल्फेट की, तो फिर आप तो रिफ्लेक्स फिर देखेंगे। करते, और क्योंकि अगर वो उसने मुझे टोका था कि आप रिफ्लेक्सेस क्यों, ये क्या चीज, आप फोकस्ड रहें, अगर फोकस्ड रहें। आपका पेशेंट जो है वो हाई बीपी के साथ है, ये हिस्ट्री है, देन यू विल चेक द क्लोनस। इफ शी हैज गिवन टेकन द मैग्नीशियम सल्फेट, तब आप उसका रिफ्लेक्स चेक करेंगे। अदरवाइज नहीं करेंगे। हाँ, अदरवाइज नहीं करेंगे। वही फोकस्ड हो गया ना, वही हम हंस के ना फोकस्ड ही करना है। वही वही अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात जो है ना मैं- उस वक्त नहीं थी मेरे माइंड में। मैंने तो समझा ना कि एक वो रट्टू तोते की तरह कि यार ये रिफ्लेक्सेस तो करने हैं भाई, यहाँ पे टेंशन है, रिफ्लेक्सेस करूंगी तो लेकिन पेशेंट पे, मेरा एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो ये हाँ, लेकिन मेरा फिर जाती उन्होंने ख्याल आगे ये से है कि आपने ना मतलब देखिए, मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं की सवाए गाइडलाइंस के, सवाए इन चीजों के, और मेरा मतलब MRC की सब्सक्रिप्शन थी मेरे पास, तो मैंने तो कुछ भी एक्स्ट्रा सही नहीं किया। तो देखिए, टू द पॉइंट, उसने कुछ रोका ही नहीं कहीं भी। तो ये सबूत भी है ना सही इस है। चीज का, कि वरना मना करते ना। हाँ जी, और मैंने रेफरेंस भी सही दिया है कि सही। रीसेंट होग 2000 फलां, उसने कुछ भी नहीं कहा मुझे। अच्छा, वरना कहते ना मतलब ना आप बोलने रेफरेंस में। बोल के बताएं भी कि मैं इस यहाँ से नहीं रेफरेंस नहीं, लेके वो बता मुझे रही कह हूँ। रही थी कि आप डॉक्टर साहबा, अगर मुझे कुछ भी ना हुआ तो आप क्या देंगी, यानी वो अनएक्सप्लेन मिसकैरेज कह रही थी, रिकरेंट अच्छा अच्छा, मिसकैरेज। तो मैंने कहा कि सही वो सही। इंजीनियर बनी हुई थी, तो मैंने कहा देखो तुम इंजीनियर हो, समझदार हो, तो देखो अब हमने ज़्यादा साइंस तरक्की कर रहा होता है, तो अब ये आया कि अगर हम प्रोजेस्टेरॉन देंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू हम कुछ ना दें। तो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं प्रोजेस्टेरॉन इस्तेमाल कर लेती, तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का अगर उसको सही मैंने कहा कि अब जाहिर सी बात है, वो जो हमारे पाकिस्तानियों के दिमाग में लो मॉलिक्यूलर हेपरिन और लोप्रिन चल रही होती है, तो आपको डर होता है कि एग्जामिनर के जेहन में क्या चीज है। तो फिर सही। आपने सेफ भी रहना होता है, तो आप रेफरेंस दे दें बीच में। अब वो अच्छा एजुकेटेड थी, तो मैंने उसको तरीके से रेफरेंस दे दिया कि अगर अच्छा, अब मुझे देखिए ना, अभी आप पेपर हल करें, थ्योरी पेपर, तो वो टोटली आपके कहाँ से आता है? टोग आर्टिकल से। तो तो उसी ऐसा से नहीं था कि आता है। उनका पेपर अपग्रेडेड होता है, ऐसा नहीं कि वो कोई गलत चीज। ऑफ कोर्स का आंसर यही होगा कि नो ट्रीटमेंट, ओनली अगर देना तो प्रोजेस्टेरॉन, विटामिन डी, स्पोर्टिव केयर, इस तरह की चीजें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम्म, ठीक है, फिर यही तो बात है ना, सही। फिर आप वही पूछना चाहते हैं कि क्या फर्क है बाकी स्टूडेंट्स में, या एक स्टूडेंट से नया पढ़ा हुआ है। हम्म, ठीक है, चले। ठीक है, लेटेस्ट ही जाना है, गाइडलाइंस भी लेटेस्ट और टॉक भी, आर्टिकल भी लेटेस्ट, मतलब हर चीज उसमें नहीं हाँ होनी चाहिए, पुरानी नहीं, नहीं। हाँ नहीं, फोकस बस, और कॉन्फिडेंट रहे। आप फंबल करेंगे, एग्जामिनर वो देखेंगे बार बार मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, वो एग्जामिनर माइंड करता है। कॉन्फिडेंस से बोलेंगे आई विल सही आस्क दिस दिस दिस, तो है, फिर वो अच्छा, एग्जामिनर थोड़ा सा ठीक रहता है आपके साथ। ठीक सही है, है, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा सब। थैंक्स अ लॉट। ओके, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।